सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो 9 PM प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ के अंदर आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो एक चीज़ आप सभी को ध्यान में रखनी है दैट ये जो पूरा पूरा फॉर्मेट है इसमें 9 PM प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ में आई एम टेकिंग क्वेश्चन ऑल्सो, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको नोट्स बना के करूँगा, कहीं पे स्लाइड्स यूज़ हो रहे हैं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो कंटेंट पे होना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक कि ये कंटेंट किस तरीके से आ रहा है। अभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में जैसे मैं आपके कुछ टॉपिक्स कवर कर लाइक वी विल डिस्कस, कुछ फॉर्मेट में आपका जैसा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आई विल कवर, कुछ जगह पे जो स्लाइड्स हैं ये तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि जो टॉपिक्स का कवरेज है दैट इज़ फोकस्ड, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इट विल बी ईजी। और थोड़ा ये भी देखना है कि जो भी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो अलग अलग, जैसे अभी ये टॉपिक पहला है तो चाइना एंड इंडिया पॉपुलेशन, ये एक टॉपिक आपका बन जाता है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। तो टॉपिक्स पर टॉपिक्स का कवरेज है उस पर ध्यान रखना है। देखो, विथ रेफरेंस टू टोटल फर्टिलिटी रेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ द बर्थ्स बाय वुमेन एज 15 to 49 based on the survey for a particular period of year. Population immediately decline with TFR, total fertility rate falling. Degrowth requires total fertility rates to remain below replacement level for expected period. करेक्ट आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट आप याद रखो कि अब देखो आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो, जो चीज़ आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के अंदर उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉज करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में पहले दे दो या खुद से लिख लो यहाँ पे। तो देखो इसमें लिखा है पॉपुलेशन जो है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक एवरेज जो रिप्रोडक्टिव एज है 15 to 49, उसमें कितने जो बर्थ्स होते हैं। तो अगर एकदम से रिड्यूस होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन करेगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सही है कि जो डेफिनेशन टोटल फर्टिलिटी रेट का दिया है, अगर जो रिप्लेसमेंट लेवल मान लो 2.1 है, अगर रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब अगर पॉपुलेशन 100 है तो अगले साल भी 100 हो, तो ये रिप्लेसमेंट लेवल है। इसके लिए टोटल फर्टिलिटी रेट एक लेवल है जिसे हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। अगर उस रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे फर्टिलिटी चली जाएगी, सो व्हाट विल हैपन, अगर रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे फर्टिलिटी रेट आपकी इफ़ दैट विल गो, तो इसकी वजह से वी कैन से कि डी ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन का रिडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जनरली ये भी हाईलाइट किया गया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट रिड्यूस हुई तो पॉपुलेशन हमेशा रिड्यूस ही होगी। ये भी लेटेस्ट आपकी स्टडी आई। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज़ 1 and 3। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में इन पॉइंट्स को आप नोट करते जाओ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। जो आपका हम लोगों ने हिंदू का सेशन डिस्कस किया था, उसमें ये डिस्कशन हुआ था। सो ड्यूटीज़ ऑन 100% टैरिफ लाइन वुड बी एलिमिनेटेड बाय ऑस्ट्रेलिया अंडर दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। A decision completely based on extensive stakeholder consultation with every industry, ministry, trade association, etc. Unlike the previous FTAs were undertaken, ECTA would give a big boost to several sectors of the economy, especially sector textile, gems, jewelry, pharmaceuticals. तो करेक्ट बताना है। अब इसमें देखो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इस एग्रीमेंट को कहा है, और इसमें पहला क्या है कि जैसे ड्यूटीज़ हैं, जैसे इंडियन प्रोडक्ट अगर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा तो उसमें किसी भी अलग तरीके का जो टैक्स लगता है तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। अब 100% जो टैरिफ लाइन पे ड्यूटीज़ की अगर बात करें वो पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा। डिफरेंट स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन होगा, अलग अलग जैसे व्यापार है तो उसमें अलग अलग जैसे इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री है, ट्रेड एसोसिएशन, हर एक लेवल पे कंसल्टेशन होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो जैसे मतलब प्रयास ये किया जाता है कि कोई भी देश, मान लो A और B दो देश हैं और उनको आपस में व्यापार करना है, तो व्यापार करने में जो भी टैक्स और ये सब लगाते हैं उसको वो मिनिमाइज या रिड्यूस करना या जीरो लेकर जाना, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक एम आपका होता है। तो यहाँ पे पहले ऐसा कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं रहता था, अब ये कंसल्टेशन प्रोसेस रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ECTA एक जो अलग अलग सेक्टर्स उनके लिए बिग बूस्ट होगा, तो ये भी सही। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो आपको याद रखना है कि हाल में ही हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया। तो ये इंडियन ये आपका PIB की न्यूज़ है जो कि पब्लिश हुई है। विथ रेफरेंस टू द चीफ Election Commissioner, consider the following statement. No Chief Election Commissioner has completed 6-year tenure since independence. Article 3 to 4 gives the Election Commission the power to direct, control and conduct election to all legislature in India. When any other election commissioner is appointed, the Chief Election Commissioner shall act as a chairman of the Election Commission. तो यहाँ पे देखो no Chief Election Commissioner has completed 6, ये स्टेटमेंट गलत है कि कोई भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 ईयर तक कंप्लीट नहीं किया। मतलब ये मेनली 2004 के बाद आई थिंक देखने को मिला है, क्योंकि
जैसे 65 ईयर्स और 6 ईयर का टेन्योर है, 65 साल की एज है, तो इसमें जैसे अब कोई 64 की एज में बनते हैं तो वो फिर 1 ईयर में ही उनको रिटायर होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति बनी है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद तो कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने 6 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जो भी एज पर द आर्टिकल 3 to 4 जो जितने भी जैसे स्टेट असेंबली पार्लियामेंट इनमें जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप कह सकते हैं कि व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेल एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है शेल एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये कॉमन सा पॉइंट है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन के। तो पहला ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तो ये आपका आंसर निकल कर आता है डी। आप पॉज करके आंसर पुट करो और इकोनॉमिक पॉइंट्स नोट कर लो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर टेन्योर इन लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसिज्म, थिंग टू नो अबाउट आर्टिकल 3 to 4। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये टॉपिक आपका पीआईबी की न्यूज़ का है, पीआईबी के अंदर इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया, द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, हैज jumped 2 positions higher, is now ranked at 8th spot in the index. In the CCPI 2023, Norway reached the best ranking, published by German Watch, New Climate Institute and Climate Action Network, इंटरनेशनल बेस्ड इन जर्मनी। तो करेक्ट आपको देखो, यहाँ पे पहली चीज़ तो देखो, ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023, ये जर्मन वॉच के द्वारा, जो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क बेस्ड जर्मनी, इसके द्वारा पब्लिश होता है। तो कौन पब्लिश करता है? तो इसमें जो टॉप रैंक है वो डेनमार्क की टॉप रैंक है। इंडिया की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इंडिया, और आपकी लाइक 2 पोजीशंस हायर हमने जो है रैंक किया है, लाइक 8th स्पॉट में है इंडेक्स के अंदर। तो टॉप में आपका डेनमार्क है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है। यहाँ पे ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे डेनमार्क है, डेनमार्क आपका बेस्ट रैंकिंग में है, तो ये सही है। तो आंसर आपका 1-3 हो सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द CCPI। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे असम लेजेंडरी वॉर हीरो लचित बरफुकन इनके ऊपर है। ये अहोम किंगडम के कमांडर रहे हुए हैं। ये लाइक इनकी लीडरशिप में बैटल ऑफ सराय घाट हुआ था, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अलॉन्ग हुआ था, जहाँ पे जो मुगल्स हैं टू असम को कैप्चर किया था, तो उनके लीडरशिप में बैटल लड़ी गई थी। नवंबर 26, तो ये नवंबर 26 इज सेलिब्रेटेड लचित दिवस। तो ये 24 है जिसको लचित दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये गलत हो गया। तो ये आपको ये कुछ की पॉइंट्स कुछ जो है ये स्टेटमेंट्स याद रखने हैं कि बरफुकन है और इनके बारे में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज़ 1 and 2। ये हिंदू का है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब ये भी हिंदू का ही है, अरिटापट्टी तमिलनाडु गेट्स इट्स फर्स्ट हेरिटेज साइट। तो लोकेटेड कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर इट इज़ लोकेटेड। अरिटापट्टी विलेज जो है, इसमें इकोलॉजिकल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, बहुत सारी बर्ड्स हैं यहाँ पे, प्रे जैसे लगर फाल्कन, शाहीन फाल्कन, ये बर्ड्स भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे सिलेंडर लॉरिस है तमिलनाडु के अंदर, ये इसकी सेंचुरी भी बनाई गई, पाइथन्स और इनके लिए भी फेमस है। तो ये जो अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है तमिलनाडु के अंदर है, और ये वी कैन से कि फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है स्टेट के अंदर, पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है स्टेट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसमें आंसर 1, 2, 3 है। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये जो ऑफर आप देख रहे हो इसका आज लास्ट डे है, SPLIV कोड यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखो 18 मंथ तक आप मेरे कोर्सेज साथ में टॉप एजुकेटर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सारे एरियाज से जो प्रश्न हैं उनके प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना है। तो कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV। इस कोड का इस्तेमाल करके आप जो है यूज़ कर सकते, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे करना है? unacademy.com में जाना है, UPSC CSC सेलेक्ट करना, कोड डाल देना SPLIV, ज्वाइन कर लेंगे तो आप मेरा कोर्स कर पाएंगे। दूसरे सभी जितने भी अपकमिंग कोर्सेस हैं सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिसंबर का कोर्स भी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज आखिरी दिन है इस ऑफर का, तो इसका बेनिफिट आप जरूर से उठाएं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लाइक जरूर करें और UIS चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।